नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। हमारी जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार, बीजेपी नीट केंद्र सरकार, उस सरकार के पास किसानों का कर्जा माफ करने के लिए पैसा नहीं है। किसानों को एमएसपी की गारंटी देने के लिए वो 10 बार सोचती है। ये स्थिति तब है जब वही पार्टी 2017 से लेकर के 2024 तक चुनावी चंदे के रूप में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर लेती है। और चंदा कहां से आया, किसने दिया, किस तरह से दिया, इसका खुलासा भी नहीं करना चाहती। इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं दी जा सकती है। ये चुनावी चंदे का मामला संवैधानिक करार दिया गया था 2017 में। हालांकि उस समय भी आरबीआई ने, निर्वाचन आयोग ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन उन सबको नजरअंदाज कर दिया गया। कल यानी गुरुवार को लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, ऐतिहासिक फैसला दिया है। शायद कानून के जानकार लोग ये बता रहे हैं कि इस तरह का फैसला लगभग भारतीय इतिहास की बात करें तो विगत 20-25 साल में तो नहीं आया है। एक तरफ से पूरा का पूरा एक तरफा मामला, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, पूंजीपतियों से चंदा लिए जा रहे हैं, भारी रकम ली जा रही है, उससे आप पार्टी का कार्यालय भी बनवा रहे हैं, चुनावी रैलियों में जो बेतहाशा धन खर्च हो रहा है वो सब कुछ आप कर रहे हो। और यही वजह है कि विपक्ष आज के इस महंगे चुनावी माहौल में कायदे से चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है अमृत कुमार जी को। आप वाम विचारधारा से आते हैं, इनका पूरा जीवन वामपंथी विचारधारा के तहत ही गुजरा है। एक ओजस्वी वक्ता भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, समाज के लिए इनकी काफी कुछ देन भी है। तो हम ज्यादा वक्त न लेते हुए अमृत कुमार जी के साथ वार्ता को शुरू करते हैं। हम आपको लिए चलते हैं अमृत कुमार जी के पास। अमृत कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो एक तरफ किसान हैं जो पिछले 2-3 साल से संघर्षरत हैं, एक उनको दबाने के लिए 3 काले कानून ले आए गए, लेकिन किसानों ने अपने धरना प्रदर्शन, अपने विरोध के जरिए उन काले कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया। हालांकि उस समय केंद्र सरकार ने बहुत सारी वादे भी किए थे और उसमें सबसे बड़ा वायदा जो था वो एमएसपी की गारंटी था, लेकिन वो भी नहीं मिला। 2 साल बीत गए इस आंदोलन। अब वो किसान फिर से आंदोलित हैं। उनको दिल्ली तक पहुंचने से रोकने के लिए तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इस तरह के बंदोबस्त जो शायद आज तक इस भारत के इतिहास में नहीं हुआ। ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं।
कटीले रास्ते बना दिए गए हैं, खालियां खोद दी गई हैं, कंक्रीट के बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ये हमारा जो अन्नदाता है उसको रोकने के लिए। वहीं दूसरी तरफ यही सरकार 2017 से एक कानून ले आकर के देश के पूंजीपतियों से भारी रकम वसूल रही थी चंदे के रूप में। लेकिन कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले धन्यवाद आपको कि आज के समय में मेन स्ट्रीम की मीडिया इन सवालों से रूबरू नहीं होना चाहती। दूसरा, यूट्यूबर्स भी अब खतरे में पड़े हैं। कब तक इन सवालों को रेज करेंगे आप, ये कहा नहीं जा सकता। जी जी। फिर भी ये बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है। और जो कहा जाता है कि एक पत्थर फेंकने से क्या होगा, वो पत्थर ही था कि कुछ एक्टिविस्ट सीपीआईएम और कुछ जो इसके जानकार हैं, यानी कुछ दर्जन भी भर भी नहीं है, आपके यूट्यूबर्स और वेबसाइट के लोग इस पर काम करना शुरू किए और तमाम आरटीआई डाली गई। ये तो सबको पता हो गया, आपको भी पता होगा। यह बिल्कुल सील बंद तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मांगा और एविडेंस दिया गया कि ये मामला है और आप इसको देखें। लेकिन निराशा सबके मन में थी कि शायद इस पर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज कहूंगा कि सत्ता जो होती है वो प्रभावित करती है न्यायपालिका को भी, कार्यपालिका को भी, और मीडिया तो है ही है। डर ये था कि अगर इन ज्वलंत मुद्दों को जो जनता से संदर्भित हैं, इसको नहीं अगर सुना गया, नहीं देखा गया, तो 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। ठीक बात कर रहे हैं। उस पर ये ब्रेक जैसा लगा है कि ये अंतिम नहीं होगा, बल्कि अभी और चुनाव इनको लड़ना पड़ेगा, भले ही ये सत्ता में आ जाएं, उम्मीद तो नहीं है। यह मामला सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में आया था, जब टाटा जैसा देसी, अब तो वो भी बदल गया है, वो सेक्टर, वो समूह, उस ग्रुप ने ये कहा कि हम राजनीतिक दलों को चंदा देना चाहते हैं और उसको जो है लीगल किया जाए। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप चंदा दीजिए, जो लेता है लीजिए, लेकिन खुले जिसका लेखा जोखा हो। जी। ने कहा कि हम बैलेंस शीट में डाल देंगे अपने कि ये चंदा दिया गया, किस पार्टी को दिया गया ये नहीं डालेंगे। तो कहा कि नहीं, यह तो बहुत खतरनाक है, एक दिन ऐसा भी समय आ जाएगा जब लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, इसलिए ऐसा कोई आदेश हम नहीं दे सकते हैं। ये कब का वाकया होगा? ये 1957 की, 57 बात चलती रही। आपको भी जानकारी होगी कि सभी दल, उस समय तो कांग्रेस का पीरियड था, जी। उनके औकात क्षमता के हिसाब से, जो जनता में उनकी पहुंच है, उसकी क्षमता के हिसाब से चंदा टाटा भी देता रहा। लेकिन वामपंथी पार्टियां, खासकर जो वामपंथ में मुख्य पार्टी है सीपीआईएम, जी, वहां वो भी इनकार करती रही हमेशा कि नहीं, हम आपका पैसा नहीं लेंगे। क्यों कि जैसे ही हम इनका पैसा लेंगे, वैसे ही पूरी दुनिया पूंजीपतियों की है, भारत भी है, उसमें से हम किसी तरह से पैसा बचा के हम जनता की ओर फ्लो करते हैं, हाशिए पे गए लोगों के लिए, वो हम नहीं कर पाएंगे। ये तो चाहे हम पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें,
ये हमारी ये कहावत है ना कि नमक खाता है आदमी आंख लग जाती है, जी जी। तो वो स्थिति ना आए इसके लिए जो है वामपंथी पार्टियों ने कभी नहीं लिया। अब ये 2017 में कानून आता है, बदल के संविधान की जो मूल भावना है उससे बदल के जी जिसकी चुनौती दी जाती है, और वो चुनौती लग ये रहा था कि चुनौती ही रह जाएगी, ठंडे बस्ते में रहेगा। लेकिन जो इस समूह ने, कुछ वकील वर्ग या आरटीआई कार्यकर्ता या अखबारों से जुड़े लोग, मीडिया के लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सील बंद है उसे ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो ये मामला ऐसे ही बिगड़ जाए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पुनः रिवाइव किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने मनसा को समझ लिया कि नहीं, इस पर तो हमें निर्णय देना पड़ेगा। और आपको भी मालूम है 3 दिन तक सुनवाई होती रही और फैसला आ गया। यह उम्मीद यह सत्ता को ही नहीं होगी किस तरह का फैसला आएगा जी। अब एक आशा की किरण जगी है कि पीएम केयर फंड का भी हिसाब इनको अब देना पड़ेगा। जी जी जी। और 6000 करोड़ तो बांड के रूप में दिखाई दे रहा है। अभी बहुत से पैसे जो इधर से उधर मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में जमा हैं, उन पैसों का तो अभी लेखा जोखा ही नहीं है। धीरे धीरे खुलेगा और खुलना भी चाहिए, जनता के सामने बात आनी भी चाहिए। और यह देखिए कि बांड पर जरूर प्रतिबंध लग गया, इधर जो भजाया नहीं गया है उसको 15 दिन के अंदर वापस करना है। सत्ता में बैठे लोग नोटबंदी की तरह बैक डेट में उसे वापस भी करा लेंगे, वो भजा भी लेंगे, ये सब तो सही है। लेकिन ये 6000 करोड़ का मामला नहीं है, लाखों करोड़ का मामला है। नहीं तो 5 स्टार कल्चर के पूरे देश में जो है इनके ऑफिस नहीं बनते, आरएसएस के भी ऑफिस बने हैं जी, भाजपा के ही नहीं आरएसएस के भी बने हैं, और ये दिखाई दे रहा है। अब जो जनता अभी भी, अब नहीं कहा जा सकता कि धर्म की लड़ाई में अंधी हो चुकी है, सबका धर्म खतरे में पड़ गया है। आज हिंदू धर्म खतरे में है, कल मुस्लिम धर्म खतरे में हो जाएगा, परसों ईसाई धर्म खतरे में हो जाएगा। ये खतरे में सब आना ही आना है, हो ही रहा है। तो यह धर्म का चश्मा पहना के ये 24 का चुनाव भी ये न किन प्रकारेण जीतना चाहते हैं। और आप देखिएगा कि 2024 का चुनाव में पानी जैसा पैसा बहाया जाएगा। और विपक्षी दलों की हालत छुपी नहीं है कि वो जर्जर हो चुके हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां जर्जर हो चुकी है। एक जमाने में 1 नंबर के चंदे से, आज से 15 साल पहले सीपीएम सबसे बड़ी धनी पार्टी थी। 1 नंबर के पैसे जो आप 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, आपको ये ज्ञान होगा कि हम लोग चवन्नी के जमाने में चवन्नी भी चंदा लेते रहे। हाँ हाँ। उस पैसे से 1 नंबर की पार्टी रही। आज हमारा कैडर बेस नहीं होता तो हम भी धराशायी हो गए होते इन पूंजीवादी पार्टियों की तरह जी। लेकिन हम अभी खड़े हैं। अब इस पर कितनी तेजी से इंप्लीमेंट होता है इस कानून, जो आदेश आया है, इस पर निर्भर करता है। हालांकि मुझे न्यूज के द्वारा ही पता चला है कि बहुत सारे पैसे सीज भी किए गए हैं। फिर भी जो मिलेंगे, जो दिखाई देंगे वही न सीज होंगे, जो अदृश्य है। जी जी, है ना? जी जी। क्या कारण है कि एक व्यापारी के लिए यह सरकार जो है चट्टान की तरह खड़ी है? यह क्या कारण है? क्या कारण है कि आप इस शहर में ही, हम इस शहर की बात कर रहे हैं, बनारस की बात कर रहे हैं, पूरे देश में आप पता करिए, जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ
सबसे प्रतिष्ठित कंपनी बन गई थी जियो, जिसका हमारे प्रधानमंत्री ने प्रचार किया, वो लगातार बैठती जा रही है उसका नेटवर्क। ये जो है यह बताया नहीं जा रहा है। कस्टमर केयर से भी बात करिए तो वो नहीं बता पा रहे हैं कि क्यों बैठ रही है। हमने कुछ कंप्लेन किया। तो इसका मतलब ये है कि हम जब सरकारी सेक्टर को खत्म करेंगे जी, तो आने वाले समय में जो हमारी बातचीत हो रही है वो भी बंद हो जाएगी। हाँ, कारपोरेट वो उन्होंने बिल तो पेश कर ही दिया, हाँ, ब्रॉडकास्ट बिल। तो ये है बांड का मामला। अब हम चलते हैं किसान आंदोलन पर। एक चीज जैसे कि आपने बताया कि 1 नंबर के चंदे से आप लोग सबसे बड़ी पार्टी थे। इधर बीच में कांग्रेस ने भी जब से ये न्याय यात्रा शुरू हुई है तो उन्होंने भी एक ऑनलाइन फंडिंग शुरू की है, क्राउड फंडिंग। तो वो उसमें और इसमें क्या अंतर होगा? अंतर यह होगा कि यह जनता का पैसा जो जाएगा वो कभी भी उस अदृश्य पैसे की जो है मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जनता आप अपने जेब से जो पैसा देते हैं वो अपनी चीजों को, अपनी आवश्यकताओं को काट के देते हैं, और ये लगता है कि बड़ा जरूरी काम है तो ये देते हैं। जी जी, ये अच्छी बात है कि जनता उठ के आई है राहुल जी की यात्रा में, और उन्हें आर्थिक रूप से भी कांग्रेस पार्टी को संपन्न कर रही है। जी जी, क्योंकि मुख्य संसदीय राजनीति में मुख्य विपक्षी दल पूरे देश में कांग्रेस है। कांग्रेस को बचाना होगा। जनता अब शायद समझ रही है। आप जो इधर देखे होंगे भगदड़ जो मची है इधर से उधर ईडी सीडी के डर से, जी जी, क्योंकि इनको लग गया है कि राम मंदिर बनाने से भी हमारा मामला हल नहीं हो पाया। एक्सपोज हो गए कि ये भाजपा के राम मंदिर हैं। भारत रत्न बांटने से भी काम नहीं चल रहा है। भारत रत्न बांटने से काम नहीं चल रहा है। कुछ राजनीतिक जो जिनको समझ नहीं है, राजनीति की जयंत हो सकते हैं चौधरी चरण सिंह के पोते जी, लेकिन जो समझदार है, स्वामीनाथन की बेटी ने साफ साफ कहा है कि यह सम्मान हम ग्रहण करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जिसके लिए हमारे पिता ने पूरा जीवन लगाया वह देशद्रोही घोषित हो रहा है, आतंकवादी घोषित हो रहा है। उसके रास्ते में कील ठोके जा रहे हैं कि वो दिल्ली ना आए। दिल्ली तो सबके लिए खुली होनी चाहिए। वो अपनी बात कहने आ रहे हैं। अगर ये सम्मान की रक्षा सरकार करना चाहती है तो C2+50 का जो सूत्र है वो लागू करे। यही नहीं है, C2+50 जैसे ही लागू आप करेंगे उसके साथ और भी जुड़ा हुआ है कि किसानी को औद्योगिक दर्जा देना होगा। आज भी 80% किसानी पे हम निर्भर हैं जी, इसको औद्योगिक दर्जा देना होगा, और जब औद्योगिक दर्जा देंगे तो किसान की सामाजिक सुरक्षा भी बन जाएगी, उसके बाल बच्चे भी पढ़ने लगेंगे, वो भी अच्छी जगह अच्छी नौकरियों में जा सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन यह बिल्कुल 1857 जैसा कुछ आंदोलन का रूप दिखाई दे रहा है कि आजादी की लड़ाई का बिगुल फूंका, राजे महाराजों ने फूंका और जनता भी उसमें शामिल हो गई। जी जी, वैसे ही पंजाब और हरियाणा के किसानों ने, पूरे देश के किसान कह रहे थे कि हम 16 तारीख को भारत बंद करेंगे, आज हो भी रहा है। लेकिन पंजाब के किसानों ने कहा कि लगता है अब इससे काम नहीं चलने वाला है, हम दिल्ली कूच करेंगे। नतीजा क्या हुआ कि सारे किसान संगठनों ने उनके पीठ पे हाथ रख दिया कि हम साथ हैं, और यह भारत बंद और जोर पकड़ा है। यह कील गाड़े चाहे
दीवार खड़ी कर दें, किसानों को दिल्ली जाने से रोक नहीं सकते, क्योंकि आने वाले समय में संयुक्त किसान मोर्चा भी दिल्ली कूच करेगा। हमारे बहुत से नेता मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में गिरफ्तारियां हुई हैं, यही सोच के गिरफ्तारी हुई कि ये लोग बड़े वहाँ अब किसानों के बारे में जो सबसे बड़ा वो है कि लोग फांसी पे चढ़ते रहे आजादी के आंदोलन के दौरान, जेल जाते रहे, फिर भी अंग्रेज सरकार पर असर नहीं पड़ा था। जब किसान और मजदूर मैदान में आए कि तुम्हें भारत छोड़ना ही पड़ेगा, तो अंग्रेज भारत छोड़ के गए। उसी तरह से किसान, क्योंकि इसकी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, किसान किसान है। आप किसानों के रोजी रोटी पर हमेशा जो है वो कर रहे हो, झपट्टा मार रहे हो, पशुपालन नहीं कर पा रहा है। एक जब से आप आए हैं तब से गोवध और गो हत्या का नौटंकी चला दिया है। आप नेट पे देखिए कि गोवध करने वाले जितने भी मुस्लिम नाम से वो फर्म्स हैं जी, उसमें 75% हिंदूज हैं उसके मालिक। आप क्यों नहीं रोक रहे? आप जब से आए हो तब से बीफ काट जो है निर्यात बढ़ गया। और दूसरी तरफ गो हत्या पर जो है किसी कमजोर आदमी को पकड़ लो। बलिया में मेला, ददरी, सोनपुर में मेला जानवरों का लगता था जी। आज मेले में अपना जानवर बेचने के लिए किसान आना नहीं चाहता, और क्योंकि खरीदार मेले से नहीं है। जब वो ट्रक पे लाद के ले जाएंगे तो इनके जो तथाकथित गोरक्षक लोग उसे घेरेंगे और ये कहेंगे कि ये आ रहा है। तो आपने उसके धंधे पर चोट किया जी। किसान को मार डालना चाहते हैं आप, तो किसान मरने से पहले आपको मार डालेगा, आपकी सत्ता नहीं रहने देगा। और यह किसान ही रहा जो इस सत्ता के खिलाफ लगातार संघर्ष करता रहा और सड़क पे आता रहा। आप देखे होंगे सन्नाटा 2014 के बाद सन्नाटा आ गया था, लगता ही नहीं था कि इनका विरोधी भी कोई है। जी बिल्कुल। और जब विपक्ष विपक्ष का जो है रोल अदा नहीं कर पाता है, तो जनता विपक्ष की रोल अदा करती है। जैसे आप इमरजेंसी याद करिए जी। आज अघोषित इमरजेंसी उससे भी खतरनाक है। जनता इनको धूल चटाएगी, जो ये कील ठोक रहे हैं, इनके सत्ता की ताबूत में अंतिम कील होगी जो किसान ठोकेंगे, ये तय है। इतना विश्वास है आपको? हाँ, इतना विश्वास है। किसान हम आप होते तो यह बताइए कि जो 2020 में किसान चले, उनके साथ क्या क्या हुआ। और जाड़े का मौसम, हाँ, सब सहते गए। क्या हम आप सह सकते थे? उस पानी के बौछार से बीमार पड़ के घर वापस हो जाते, लेकिन किसान तो नहीं हुए। किसान 12 बजे रात को खेत में अपना पानी डालता है। हाँ, और कड़कड़ाती ठंड में वही समय भी होता है उसके खेत को सींचने का, वो डालता है। किसान बहुत सी चीजों को करता है। आप जो है ड्रोन लाए थे कि हम किसान ड्रोन से खेती होगी, वो ड्रोन के द्वारा आप जो है आंसू गैस गोली चलवा रहे हैं। किसानों ने कितना अच्छा तरकीब निकाला पतंग उड़ाने का। यानी आप किसान को मूर्ख समझते हैं क्या? उनके बेटे बेटी जो है इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट नहीं है? वो नहीं समझ रहे हैं और सब आ रहे हैं। हाँ, एक बात कहा जाता है कि पंजाब के किसान ही क्यों आंदोलन खड़ा कर देते हैं? इसलिए कि पंजाब के किसानों के बेटे दुनिया में हैं, और दुनिया के कई देशों में इस समय, खासकर यूरोपीय देशों में,
किसान सड़क पे है। जी। कहीं तो कील नहीं ठोकी जा रही है, कहीं गोली तो नहीं चल रही है, सब अपना जेन्युइन मांग कर रहे हैं। हाँ। यूक्रेन का युद्ध हो सकता है, लेकिन किसान का डिमांड नहीं पूरा होगा, उस युद्ध में झोंक दिया जाएगा। अमेरिका में जो की दादागिरी पूरी दुनिया में चलेगी, वहां के किसान मरेंगे। तो किसान हर जगह सड़क पे हैं, लेकिन किसानों की जो दुर्गति हमारी सरकार कर रही है वो नहीं है। जनता इसकी बदला लेगी। जनता अब समझ गई कि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इनका जो है संविधान बन के तैयार है, उस समय हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल, अगर हम इसे नहीं रोके, ब्रेकर नहीं बनाए, तो लंका की हालत होगी। लंका 30 सालों तक बौद्ध गर्व करता रहा, जी जी। और बौद्ध गर्व के बहाने कभी तमिल मरवाए जा रहे थे, कभी मुसलमान मरवाए जा रहे थे, कभी कुछ हो रहे थे, कभी कुछ हो रहे थे। लेकिन वही बौद्धिस्टों के दिमाग में आया कि अरे ये तो हमको अब भोजन भी दुर्लभ हो गया। तो वही बौद्धिस्ट जब कूच किए राजभवन पर, तो उनको लगा कि ये तो अपने ही लोग आ रहे हैं, और बड़ी आसानी से कब्जा जमा लिया। हाँ, जी जी। राजपक्षे को भागना पड़ा, नहीं तो शायद ऐसे में तो हत्या तक हो जाती है। जी। लेकिन राजपक्षे को भागना पड़ा, लेकिन राजपक्षे भाग के गए कहां, फिर तो आए। और एक बात जो मीडिया नहीं बताती, कि जब राष्ट्रीय सरकार बनाने की बात आई इमरजेंसी में, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या कहा वहां के राजनीतिक दलों से? वहां के राजनीतिक दलों से कहा कि जब तक तुम्हारा नुमाइंदा लेफ्टिस्ट नहीं होगा, हम 1 पैसा नहीं देंगे। तो भारत से भी संसदीय राजनीति में लंका में कम्युनिस्ट पार्टियां कमजोर हैं। इसके बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी को नेतृत्व दिया गया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि वो एक टारगेट फिक्स किया कि इतने दिन में हम राशन पानी, इतने दिन में दवाई, इतने दिन में शिक्षा, इतने दिन में पेट्रोलिंग की राशनिंग साल भर तक। आज भारत से भी अच्छी अर्थव्यवस्था लंका की हो गई है। ये मीडिया नहीं बताएगी, क्योंकि बताना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ। जी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भी इन राजनीतिक दलों से परहेज है। उन्होंने साफ कहा कि तुम पैसा खा जाओगे, फिर वही का वही रहेगा, पैसा भी खत्म होगा। तो बाध्य होकर राष्ट्रीय सरकार के का नुमाइंदा कम्युनिस्ट बना, और आज अर्थव्यवस्था पटरी पे है। आपको आश्चर्य होगा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश भी हमसे अच्छे चल रहे हैं, और हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, कई ट्रिलियन की बात करते हैं। अब तो वो टाइम भी बढ़ता जा रहा है इनका। जी। ये कहते हैं कभी कि 2020 तक इतने में आ जाएंगे, इतने ट्रिलियन कर लेंगे, 2022 तक कर लेंगे, 2024 का 2047। कोई कुछ बोल देता है, बड़ी बड़ी हेडिंगें अखबारों में आ जाती हैं। तो उससे तो काम नहीं बनने वाला है भाई। पेट जलेगा तो जला हुआ पेट जब सड़क पे आएगा तो बहुत मुश्किल होगा, और वो मुश्किल मुझे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में गलती से भी अगर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं रह गई है, तानाशाह जी। हिटलर बन नहीं पा रहे हैं, लेकिन हिटलर के रास्ते पर आप इनकी एक एक एक्टिविटी देखिए। इस देश में जब दलित मारे जा रहे थे, तो हिटलर ने कभी कहा था कि मेरे यहूदी भाइयों को मत मारो, भले मुझे मार दो। और जिस अंदाज में कहा था, उसी अंदाज में हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, भले मुझे मार दो। ये जी। सीक्वेंस है। हाँ। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि
मैं नहीं कहता, न्यायालय कही है कि इस देश का गृह मंत्री जो समाज में रहने लायक नहीं था वो है, उसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। एक चीज बताइए कि एक तरफ इलेक्टोरल जो फंडिंग है उससे हम अफरात आमदनी कर रहे हैं, हम पार्टी का फंड मजबूत कर रहे हैं, विदेशों से, विश्व बैंक से लगातार हम कर्ज ले रहे हैं, लेकिन हम अगर किसानों की बात आती है तो उनको एमएसपी की गारंटी नहीं दे पाते हैं, उसको लटकाए रखते हैं। इसके पीछे क्या तर्क होगा? इसके पीछे तर्क यह है कि एक समय था कि जमींदारी प्रथा टूटी जी, जब राजा वजा खत्म किए गए तो जमींदारी प्रथा टूटी, हदबंदी लागू हुई। अब यह किसानी लंबे समय से, मतलब विगत 20-30 सालों से ऐसा कुछ नीतियों ने ऐसा कुछ घालमेल किया कि किसान समझने लगे कि ये खेती जो है घाटे का सौदा है, इसमें तो मर जाएंगे हम। तो मजदूर बनना कबूल किया, मिल फैक्ट्रियों में जाके काम करना शुरू किया। कोरोना आया, उसमें भी आपको बहुत सी मिल फैक्ट्रियां इधर उधर शिफ्ट करनी थी, बड़े इंतजार में थे, बड़ा विरोध होता, लेकिन कोरोना ने आपका रास्ता आसान कर दिया। बहुत सारी मिल फैक्ट्रियां बनी और स्टेब्लिश हो गई कहीं और जाके दूसरे नामों से, क्योंकि वो अपग्रेड भी होना था उनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं। जी जी जी, ये जो लेबर था वो उनके लायक नहीं रह गया था। ये जब वो कोरोना के बाद वापस जाता है तो पता चलता है कि उसकी नौकरी नहीं है। आपको याद होगा कुछ लोगों ने कहा कि हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट, तो सरकार ने यह कहा कि वो मिल मालिकों और जो है वो मजदूरों के बीच का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम आखिर सरकार चुनते क्यों हैं? क्या वो मिल मालिक या चंद औद्योगिक घराने से सरकार बनती है? तो यह हमें देखना होगा कि किसान लगातार जमीन बेचे और ताकि बड़े बड़े धन पशुओं को जमीन दी जा सके आसानी से। जो किसान जो विरोध करता है वो विरोध खत्म हो जाए कि यार जमीन तो कुछ दे ही नहीं रही है हमको। और एक बार किसान जब निर्वासित हो जाता है अपनी जमीन से तो फिर उसके पैर जमते नहीं है। एक कट्ठा खेत था, चल पड़ा ना, हजारों हजार किलोमीटर दूर जो है पैदल चलते हुए अपने गांव आ गया ना, गांव गिरा कि नहीं करेंगे, जिएंगे मरेंगे अपने लोगों के बीच मरेंगे, ढेला फोड़ेंगे, अपना खेती करेंगे। खेती में जिनके पास खेत नहीं है मजदूरी करेंगे खेत में। लेकिन जब खेत ही नहीं रहेगा, आप बनारस में आपको पता होगा कि रियल एस्टेट कायम करने के लिए अडानी को बहुत सारी जमीनें दी जा रही जी। कोई और उत्पादन का काम करने के लिए नहीं, उत्पादन नहीं करने आ रहे हैं। और इस समय अडानी समूह जो है, धारावी कांड आपने देखा, स्थिति यह है कि जो भी बिल्डर्स होगा उसे अब अडानी के थ्रू लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा बनाने के लिए, यानी सबके मालिक हो गए, परोक्ष रूप से सबके मालिक हो गए। वो उनके कर्मी देखेंगे कि आप डिजर्व करते हैं कि नहीं, ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात करते हैं और केंद्रीकरण होता जा रहा है। हमको तो लगता है कि हमारी भारत सरकार भी इस समय प्राइवेट लिमिटेड की स्वरूप में दिखाई दे रही है। और जब यह ब्लाइडर फूटेगा, क्योंकि यह गुब्बारा जो है भर चुका है, तो विस्फोट होगा। अब हम इस विस्फोट को
होते होते देश को 2 कदम आगे ले जा सकते हैं, छोड़ देंगे तो शायद 10 कदम पीछे चला जाएगा। तो इससे बचाना होगा देश को। चाहे इस देश के नौजवान हैं, देखिए छात्र हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सब तो आंदोलित हैं जी जी, और लगातार आंदोलित हैं। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद, बैठ चुका है। जनता के पैसों पर ही चल रहा है और जनता से ही वसूल हो रहा है। स्वास्थ्य बर्बाद। मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि केंद्र में प्रोग्रेसिव सरकार बनी और लेफ्ट मजबूती के साथ आया तो सबसे पहले हम अधिग्रहण करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य का, क्योंकि हम जनता के पैसे से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं और उनमें काम करने वाले चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे शिक्षक हो, उनका पेट भी नहीं भर रहा है। तो उनका पेट भी भरे और हमारे पास एक जो संसाधन है उसको आसानी से सरकार को उपलब्ध हो जाए। यह काम आने वाले समय में होगा, जैसे कोलफील्ड, बैंक्स, LIC, नवरत्न तो उससे पहले के। तो ये स्थिति आएगी, लेकिन तब आएगी जब जनता अपने घरों से निकले और इनके पीठ में छुरा जो भोंक रहे हैं उनको पहचाने, जात पर ना जाए, धर्म पर ना जाए, नीतियों पर जाए, क्योंकि देश किसी व्यक्ति से नहीं चलता, नीतियों से चलता है। अगर ऐसा हुआ तो हम भारत आगे बढ़ेगा, नहीं हुआ तो फिर बहुत मुश्किल लड़ाई होगी। अंग्रेजों से लड़ना आसान था, इनसे लड़ना कठिन होगा, क्योंकि हमारा दुश्मन सामने नहीं दिखाई देता है जी। सामाजिक रिश्तों में भी देख लीजिए, दुश्मन अगल बगल बैठा हुआ है और दिखाई नहीं देता। वो उस समय तो दिखाई देता था। भगत सिंह फांसी पे लटके तो पूरा देश झूम उठा और वो आंदोलन बढ़ गया। जी। उनका फांसी पर जाना जो है जाया नहीं हुआ, नेताओं के जेल जाना जाया नहीं हुआ। खुद मैं महसूस करता हूं, बनारस में भी देखता हूं, एक सवाल जो आप मैं शायद छोड़ दिया कि अन्य जगहों पर जो ये पैसा खर्च कर रहे हैं उस पैसे का बंदरबांट हो रहा है। कृषि के MSP देने से तो बंदरबांट की संभावना खत्म है। हाँ, लेकिन विकास, सो कॉल्ड विकास के नाम पर जो खर्च किए जाएंगे तो उस पैसे का 10 रुपए का खर्चा 100 रुपया किया जाएगा और 100 रुपया खर्च करके भी वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। आप बनारस को देखे होंगे, लंबे समय से खुदाई चल रही है, आज तक सीवर लाइन कंपाइल नहीं हुई। हम मुगलों के जमाने के बनाए हुए सीवर पर आज भी डिपेंड हैं। जी। सोचिए वो कैसे बनाए कि आज इतने 100 साल बाद भी हम उस पर जो है अपना जीवन बिता रहे हैं। हाँ। बनारस में बरसात नहीं हो पा रही है कई सालों से, अगर होती तो दशा बिगड़ जाती। जहां बैठे वहां पानी लगा मिलता है। लेकिन ये अब घाटा कहां है जनता का? को जो ऋण लिया जा रहा है विश्व बैंक से, भले वो इंटरेस्ट के बिना है, बहुत सारे देशों में पैसा जमा करने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो सरकारें जो हैं वहां की अपने पैसे को जो है, जो विकासशील देश हैं वहां लगाती हैं और पैसा तो लेती हैं। हाँ। वो जो अपने बैंक में जमा करके इंटरेस्ट देती है वो उसका बचा ना। लेकिन हम दिवालिया पूरी तरह से हो जाएंगे तो कहां से देंगे? अब छोटे छोटे चीज देखिए कि टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा और टाटा ने ये कहा कि हमारे आंगन की चीज हमारे आंगन में आ गई। हाँ। जैसा
सरकार झूठ पर झूठ बोलती है, वैसा उनका जो है व्यापारी भी, टाटा उम्मीद नहीं की जा सकती, टाटा जैसा व्यापारी भी झूठ बोला कि हमारे आंगन की चीज हमारे में आ गई। ये इतिहास में दर्ज है कि जब एयर इंडिया बनाने की बात आई तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टाटा से संपर्क साधा और कहा कि तुम्हारे पास स्टील है, हमारे पास नहीं था अभी, तो जहाज बनाओ और हम सरकार के साथ मिलके एयर इंडिया बनाएंगे। टाटा ने रिजेक्ट कर दिया उस प्रस्ताव को, कहा कि हम घाटे का सौदा नहीं करेंगे। वही टाटा एयर इंडिया को खरीदा, क्योंकि बिना मेहनत के, बिना तिकड़मबाजी के उसको बहुत सी जमीनें मिल गई देश भर में। ये गनीमत है, पूरी तरह से नहीं ले पाया है, क्योंकि वो वहां कुकुर मुत्ते की तरह घास उगाते हैं। तो घास क्या है? मजदूरों की संगठन शक्ति, कि वहां खड़े मिलते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं लेने देंगे, तो अभी आधा अधूरा ही बिका है। अब बीएचयू में देखिए, बीएचयू में कैंसर संस्थान एक अलग से नहीं काम करता था, लेकिन कैंसर का रिनाउंड सेंटर था जी, जिसमें रिनाउंड प्रोफेसर काम कर रहे थे। टाटा को जमीन देने की क्या जरूरत थी उसमें? क्या बीएचयू का कैंसर संस्थान नहीं बन सकता था? यानी मदन मोहन मालवीय ने जो झोली फैला के इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, वो इसीलिए किया था। वो राजे महाराजों से, जमींदारों से, किसानों से जमीन तो लिए, लेकिन मुझे कोई अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी उद्योगपति से उन्होंने पैसा लिया। ठीक बात कर रहे हैं। क्यों नहीं लिया? इस बात को समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा अमृत कुमार जी, आप हमारे लिए आपने समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस अंदाज में स्वीकार किया और जिस अंदाज में आपने उसको बताया कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला नहीं देता तो हम जिस देश में रह रहे हैं वहां अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो दिन ब दिन जिस तरह से और गहरी होती जा रही है। विश्व बैंक का जो कर्जा लिया जा रहा है विकास के नाम पर, और विकास एजेंसी के रूप में उसे केवल पूंजीपतियों को बांट दिया जा रहा है सारे विकास का जिम्मा। एक दिन वो भी आता जब हमारा पूरा देश दिवालिया हो चुका होता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने किसानों पर भी, किसानों की डिमांड पर भी, किसानों की लड़ाई पर भी, उनके जज्बे पर भी जो बातें कही हैं वो निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज जो आपने बताई कि इस देश को फिर से लोकतंत्र बहाल करने की दिशा में अगर कोई पहल कर रहा है और उसका कोई अगर परिणाम निकाल सकता है तो वो किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, इनके अलावा और कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपको। नमस्कार, मैं अजय चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि आप इसे देखें, सुनें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे साथ बने रहें, हम लगातार आपके साथ इन महत्वपूर्ण विषयों के साथ जुड़ते रहेंगे।